वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 265 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में बनते हैं इनसे प्रश्न। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 265 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो स्टेटमेंट वाला। बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। अशोक के संदर्भ में है दो स्टेटमेंट। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो न्याय का प्रतीक है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है, न्याय का नहीं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला ही सही है केवल। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है, न्याय का नहीं। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है और यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी चार चुनार के वलुआ पत्थरों से निर्मित है। मौर्य युगीन सभी जो स्तंभ हैं वो चुनार के वलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। मौर्य प्रशासन का भाग राजुक है, प्रादेशिक है, युक्त है। अग्रहारिक नहीं है क्योंकि वो गुप्त प्रशासन या काल से संबंधित है। युक्त हो गया, प्रादेशिक हो गया, राजुक हो गया, ये मौर्य प्रशासन के भाग थे। जबकि अग्रहारिक का संबंध मौर्य प्रशासन से नहीं था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था, इसका संबंध गुप्त काल से था। तीसरा प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है। इसका प्रमाण मिलता है देव नाम प्रिय की उपाधि से। सी है इसका आंसर। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा और 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में उससे सर्वत्र देव नाम प्रिय, ठीक है, देव नाम प्रिय कहा गया, जिसका अर्थ क्या होता है, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। और इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। नंबर 4 पर अजय निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश दोनों, यानी डी। अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसका प्रमाण मिलता है दीपवंश से, महावंश से। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगति हुई थी और इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्य नामक बौद्ध भिक्षु ने। और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों की चारों जो संगतियां हैं बौद्ध धर्म की, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण कराया था किसने। धन्वंतरी, चरक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। किसने कराया था भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण। इसका आंसर है अशोक ही, ए। देखिए सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि एक धम्म विजेता एवं लोक उपकारी कार्यों से वो प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनाए और कुएं भी खुदवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु प्रथम अस्पताल और औषधि बागों का निर्माण करवाया। नंबर 6 पर अजय अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, बहुत पूछा गया है प्रश्न। किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था, दो तरह के प्रश्न निकलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम की बात हो रही है, पढ़ा तो विसेंट स्मिथ ने भी था,
लेकिन सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, 1837। जेम्स प्रिंसेप जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। नैनीमैटिक्स, धातु विज्ञान और मौसम विज्ञान के कई पहलुओं का अध्ययन, दस्तावेज और सचित्र कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी ईस्ट टू वेस्ट, अगर पेपर पर देखें तो? ठीक है, ये बाएं से दाएं तो ये हो गया, और दाएं से बाएं इस तरह से चलेगा। ये थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का श्रेय चार्ल्स मैसन, जेम्स प्रिंसेप, लेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अशोक का रूमिनीदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या बुद्ध के शरीर त्याग से? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार एग्जाम में। अशोक के जन्म से संबंधित है ये है इसका आंसर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहां एक स्तंभलेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कालसी या कलसी करके पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ अशोक का एकमात्र शिलालेख या अभिलेख है, कलसी में या कालसी। यूकेपीएससी में कई बार पूछा है प्रश्न। देखिए, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और यहाँ से अशोक का शिलालेख या अभिलेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 10वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? ये तो 13वें शिलालेख में है। शिलालेख या अभिलेख एक ही बात है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध और इस युद्ध में अशोक की विजय के 13वें शिलालेख में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व घटित हुई और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? यह है 12वां शिलालेख 12। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी देते हैं उनमें सम्मिलित है पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और तीसरा, दूसरा और 14वां। यह है दूसरा और 13वां, सी है इसका आंसर। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों कौन कौन से चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित श्रीलंका की सूचना मिलती है। नंबर 13 पर आ जाइए। मौर्य काल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? मौर्य काल में टैक्स छुपाने या चुराने वाले को दास बनाया जाता था। इसकी जानकारी कलहण की राजतरंगिणी पुस्तक से मिलती है। देखिए, मौर्य काल में टैक्स छुपाने वाले को दास नहीं बनाया जाता था बल्कि मृत्यु दंड दिया जाता था। इसकी जानकारी मिलती है हमें मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से, ना कि कलहण की राजतरंगिणी से। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था।
नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, वायु पुराण। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक बताती है कि मौर्य प्रशासन में स्लेव नहीं होते थे, दास्तां नहीं थी, स्लेवरी। मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है कि प्राचीन भारतीय समाज में दास्तां प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। ये पूछ लिया था कौन किसके दरबार में भारत आया एग्जाम में। कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा मेगास्थनीज। उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसने उसका विस्तृत विवरण अपने पुस्तक इंडिका में किया है। नंबर 15 पर अजय निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी नापतोल या मापतोल का प्रभारी था? सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, पणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष। कौन था? पोतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष नापतोल या मापतोल का प्रभारी था। और वाणिज्य विभाग का प्रभारी कौन था? पणयाध्यक्ष। बूचड़ खाने का प्रभारी कौन था? सूनाध्यक्ष। नंबर 16 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में है उसके संस्थापक। चोल राजवंश की स्थापना की थी किसने? विजयालय चोल ने। ये तो एक से एलिमिनेट हो गया। हर्यक वंश की बिंबिसार ने। चालुक्य वंश की थी पुलकेशिन प्रथम। और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चोल राजवंश का संस्थापक था विजयालय चोल, हर्यक राजवंश का बिंबिसार, चालुक्य राजवंश का पुलकेशिन प्रथम, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सही होगा। और बाबर के बारे में तीनों के तीनों कथन। पहला कथन है बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में महमूद लोदी को हराया। 1530 में काबुल में बाबर की मृत्यु हो गई, उसे पहले दिल्ली में दफनाया गया था। देखिए, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था, महमूद लोदी को नहीं। महमूद लोदी को उसने 1529 में हराया था, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। 1530 में काबुल में नहीं बल्कि आगरे में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को पहले आगरे में ही दफनाया गया था, बाद में उसके अवशेषों को काबुल में दफनाया गया। तो कोई भी इसमें से सही नहीं है, डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। इतनी चीज़ें बाबर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश के पहला सम्राट था मुगल वंश का। 1526 से 1530 के बीच उसने शासन किया। 1526 से स्टार्ट करें तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। उसके बाद 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की ही विजय हुई। उसके बाद 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया। 1530 में आगरे में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे पहले आगरे में दफनाया गया था, बाद में उसके नश्वर अवशेषों को काबुल ले जाया गया और काबुल के बाग ए बाबर में फिर से उसको दफनाया गया। और बाबर की आत्मकथा का भी नाम याद रखिएगा, बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल वाद सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी 1671 से 1685 के बीच बनवाया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है, फतेहपुर सीकरी शहर अकबर द्वारा बनाया गया था सॉरी। और फतेहपुर सीकरी 1671 नहीं बल्कि 1571 से 1585 के बीच बनाया गया था, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया और उसने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 के बीच बनवाया गया था, न कि 1671 से 1685। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के अंत के बाद लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, बाबर या बहादुर शाह द्वितीय।
प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। किसके शासनकाल के अंत के बाद लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई? सिराज उद दौला। बी, सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अली वर्दी खां के बाद गद्दी पर बैठा। अली वर्दी खां के बाद उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है जो अगले 200 वर्षों तक रहा। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई, तो भी सही है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार को स्थापित करने के लिए जाना जाता है? और इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये, और इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश का तीसरा संस्थापक था जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। उसने दान के लिए दीवान खैरात कार्यालय की स्थापना की। उसने दीवान वदगान नामक दास विभाग की स्थापना की। ठीक है। वह 4 शहरों फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ठीक है, चाहे वो शहरों की स्थापना को लेकर या दान विभाग किसने बसाया, दास विभाग किसने बनाया। तो 20 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन सभी टेस्ट की फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।